जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। आपका स्कोर कितना रहता है ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है। अगर इसी तार से एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। अगर इसे कुछ डायग्राम से समझें तो इसका मतलब ये हुआ, एक वर्ग है इस तरह का, और ये क्या है, एक तार है जिसकी सभी भुजाएं 33 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इसी तार से अपने लोग क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। जब इसी तार से एक वृत्त बनाया होगा तो सीधी सी बात है, जितनी लेंथ इस तार की होगी उतनी ही लेंथ इस वाले तार की होगी, क्योंकि दोनों एक ही तार तो है। अब आपको पता क्या है, यहां से ये 33 मीटर यहाँ, 33 मीटर यहाँ, 33 मीटर यहाँ, 33 मीटर यहाँ। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की यूनिट ले लीजिए। पहले हम इस तार की लंबाई निकालेंगे। इस तार की लंबाई कितनी होगी, कॉन्सेप्ट लगेगा वर्ग का परिमाप और बराबर में वृत्त का परिमाप। तो ये वृत्त का परिमाप ना कह के वृत्त की परिधि कहा जाता है। यहाँ जो तार होगा वो 33 सेंटीमीटर कितनी बार होगा, 4 बार। यानी जो तार की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 33 गुणा 4 सेंटीमीटर। 4 गुणा भुजा कह लीजिए, तार की लंबाई ये होगी, और यही लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त के परिमाप के। वृत्त का परिमाप कितना होता है, या परिधि 2 पाई आर। ये त्रिज्या हमें बतानी है। पाई का मान चाहे तो आप 22/7 यूज कर लीजिए या 3.14। 33 गुणा 4, अगर इसे कैलकुलेट करना चाहो तो गुणा कर लो, वरना अभी इसे ऐसे ही लिखो, 2 ऐसे ही, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। आर अपना ऐसे ही, इसी आर को बताना है, इसकी त्रिज्या पूछी गई थी। अगर इसे कुछ कैलकुलेट करेंगे, देखो 11 से काटेंगे 2 पर और 11 से काटेंगे 3 पर, 2 से इसे काटेंगे 2 पर और 2 से इसे काटेंगे, पूरा कैंसिल। नीचे से 7 हटाएंगे वो 3 के पास पहुंचेगा, तो ये बन जाएगा 21 सेंटीमीटर और इधर बचेगा आर। यानी जो उसकी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर होगी। और ये अपना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखिए, 200 और 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य ना हो। यानी 200 और 800 के बीच की हमें ऐसी संख्याएं बतानी है जो 5 और 7 से विभाज्य ना हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही पता कर लो कि 5 और 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य हो रही हैं। देखिए 200 ये रहा और 800 ये रहा। तो सबसे पहले ये पता करो कि 200 और 800 के बीच में कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हो रही हैं। जब ये पता करना है तो 5 से अगर हम इसे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, जब 5 से भाग करेंगे तो ये 5 चौक 20 और ये 0। 5 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 160। अगर कभी पूरा पूरा नंबर भाग हो जाए तो आपको अच्छे से पता है इन दोनों के अंतर के बराबर संख्याएं होंगी और उससे एक अधिक। 160 में से 40 कम कर दो और 1 जोड़ दोगे। 160 में से 40 कम करेंगे 120 और 1 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 121। यानी अगर 200 और 800 के बीच में आपसे पूछा जाता कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, 121 आपका आंसर होता। अब अपने लोग पता करेंगे कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो 200 के लिए 7 से भाग करो, 800 के लिए 7 से भाग करो। जब 200 के लिए अगर 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा, देखिए 7 दूनी 14 होता है। जब इसे भाग करेंगे 6 बचा, 6 यहाँ के 60, 7 अट्ठे 56, लगभग 28 के आसपास आ जाएगा। 7 से अगर इसे भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, अब यहाँ कितना बचा होगा, 3, 7 चौक 28। यानी 114 में से अगर 28 कम कर दें तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 114 माइनस 28। इधर बचा होगा अपना ढाई लेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 और यहां बचा होगा 10 में से 2 जाएगा 8। 86 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हो रही हैं।
5 से विभाज्य होने वाली 121 संख्याएं हैं, 7 से विभाज्य होने वाली 86 संख्याएं हैं। अब यहां पर क्या होगा, कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से विभाज्य वाली आपने काउंट कर ली, यानी 5 और 7 का लासा कितना होता है, 35। तो 35 से विभाज्य और संख्याएं यहां पता कर लो। 200 के लिए 35 से भाग कर लो और 800 के लिए 35 से भाग कर लो। जब इसके लिए 35 से भाग करेंगे तो लगभग ये कितने पे जाएगा, 5 पर जा रहा होगा। इसके लिए अगर देखिए 35 से भाग करेंगे तो कितना, 35 दूनी कितना होता है, 70, 10 बचा, 35 दूनी 70, यानी यहां लगभग 22 में से 5 कम करेंगे तो 17 संख्याएं होंगी। अब आपको क्या करना है, देखो 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, 121। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 121 आंसर था। 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी है, ये 86 हो जाएंगी। तो 5 और 7 दोनों से विभाज्य संख्याएं जो होंगी उनमें से आपको 17 कम करना है, क्योंकि कुछ संख्याएं यहां पर डबल काउंट हो चुकी हैं। जैसे 35 है तो सीधी बात है 7 से विभाज्य वाले में भी ये शामिल हो गया होगा और 5 से विभाज्य वाले में गिनोगे तो इसे एक ही बार। तो केवल 5 और 7 से विभाज्य संख्याएं आपको पता करनी है, कितनी हो जाएंगी, देखो 121 ये और 86 ये कितना हो जाएगा, अगर इसे जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 और 1 2, 207 हो जाएगा। और 207 में से अगर 17 कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 190 बचेगा। 190 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हो रही हैं। हमें बताना क्या है, 5 और 7 से विभाज्य ना हो। तो सबसे पहले पता करो कि 200 और 800 के बीच में कुल संख्याएं कितनी हैं। 200 व 800 के बीच की कुल संख्याएं। अब 200 से 800 के बीच की अगर कुल संख्याएं निकालोगे तो 200 से 800 तक 600 बीच की बतानी तो 601 हो जाएगी। 601 टोटल संख्याएं हैं। 190 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से कट रही हैं या विभाज्य हैं। तो 190 यहां से कम कर देना है। जैसे ही यहां से 190 रुपया कम करेंगे, अगर ये पूरा पूरा 200 होता तो आप कह देते 601 में से 200 कम करेंगे 401, लेकिन 10 कम है तो अपना जो आंसर आएगा वो 411 आएगा। और 411 पहला ऑप्शन है। 411 ऐसी संख्याएं हैं 200 और 800 के बीच में जो 5 और 7 से नहीं विभाज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें एक संख्या दे रखी और कहा है अगर ये 72 से विभाज्य है तो 22 का अधिकतम मान के लिए इसका मान कितना होगा। भाई एक संख्या दे रखी है, ये संख्या 72 से विभाज्य है। अगर ये 72 से विभाज्य तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए। जबकि जो 22 का मान लेंगे वो क्या लेंगे, सबसे अधिकतम लेंगे। अब 22 का अधिकतम मान क्या हो सकता है भाई, 9, सबसे ज्यादा तो 9 है। तो 22 का मान हम लोग सबसे पॉसिबल या सबसे पहले 9 मानकर चल रहे हैं। अगर 22 का मान 9 लेंगे तो x का मान क्या लें, x की जगह अगर आप 0 ले रहे हैं, क्योंकि 0 ले सकते हैं तो यहां जब रखेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, 1 रखेंगे तब भी माइनस में आएगा। तो 1 रखने पर तो बात बन नहीं रही है। अब यहाँ पे अगर x के वजह से जो संभव मान बन रहे हैं वो x की जगह आप 0 लेकर देख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आप कुछ भी रख के देख सकते हैं। और y बराबर आपका 9 8 7 6 5 ऐसे कुछ भी रख के देख सकते हैं। अगर इसके लिए कैलकुलेट करना चाहें तो अपने लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो इसके अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अगर x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 रखने पे तो माइनस आएगा, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे 1 रखकर देख रहे हैं तो ये 712 होगा। 1 रखने पे क्या 712 8 से कट रहा है। अगर जब यहाँ 1 रखकर देखेंगे तो ये 71 हो गया और ये 2, तो यानी टोटल 712 है। जैसे ही 7 देखिए जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 712 हो जाएगा इस तरह से। अब ये 8 से विभाज्य, 8 8 64 होता है, 7 बचा, 8 से ये संख्या कट रही है। अब 22 का पॉसिबल मान क्या होगा, क्योंकि 22 का मान जैसे ही आप 9 लगाएंगे
तो सीधी बात आपका आंसर माइनस में आएगा, यानी 1 के साथ आप 9 नहीं ले सकते हैं। अब जब 1 के साथ 9 नहीं ले सकते तो फिर y का मान सब दूसरे नंबर पे आप 8 रख के देखेंगे। जैसे ही अगर हम y का मान यहाँ पे 8 लगा दें, अगर मान ले रहे हैं कि y बराबर आपका कितना होगा, 8 होगा। अगर y का मान यहाँ पे 8 ले रहे हैं तो फिर यहाँ x की जगह क्या रख के देखें जिससे ये संख्या 8 से कट जाए। तो x की जगह आप कोई से इनमें से वैल्यू लगा के देखो। अगर 2 लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 नेम 72, फिर ये नहीं घटेगा। 3 रखने पर भी ये 8 नेम 72, एक बच्चा नहीं हो रहा है। क्या 4 रखने पे हो रहा है? अगर x की जगह हम 4 लगा दें इस x की जगह तो ये संख्या 742 हो जाएगी। 8 से नहीं हो रहा है। अब 8 से 4 रखने पर भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब 5 रखकर देख लूं। अगर यहाँ 5 रखकर देख लें तो ये 752 हो जाएगी। और अगर इसके लिए 8 से भाग करें तो 8 नेम 72 होता है। जब इसे 8 से भाग करेंगे, देखो 8 नेम 72, 3 बचा, 8 चौक 32, यानी x का जो पॉसिबल मान है वो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब x का मान तो आपको यहां से दिख रहा है कि 5 ले लो, y का मान 8 लेकर चलें तो क्या 8 रखने पर अगर y की जगह 8 लगा रहे हैं, ये टोटल नंबर 9 से विभाज्य हो रहा है। 8 से तो हो रहा है, 9 से और चेक कर लो। 8 और 9 17, 17 3 20 और 7 27। 9 का मतलब क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये तो 27 हो गया, 9 से कट रहा था, ठीक है। 5 और ये भी 9 से कट रहा है। अब 5 बचा, 5 और 8 कितना हो गया, 13, 13 7 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 25 और 2 27 हो गया, यानी अंकों का जोड़ भी विभाज्य है। तो y का मान 8 लेंगे और x का मान 5 लेंगे। अपने लोगों से क्वेश्चन पूछा 3x माइनस y का मान कितना होगा। 3 ऐसे ही लिखो, x की जगह पे लगा देंगे 5 और y की जगह पे लगा देंगे 8। ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 कम करोगे 7 अपना आंसर है, जो कि चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका HCF और LCM का गुणनफल 2700 है। योगफल बताना है। भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या 3:4 में हम मान ले रहे हैं पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 4x होगी। किसी भी सवाल में मासा और लासा अगर दोनों एक साथ दिए हो, एक ही कॉन्सेप्ट बना है और वो ये है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCF। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। HCF और LCM दोनों का गुणा इकट्ठा दे रखा है 2700। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 से काटेंगे 900 पर, 4 से अगर इसे काटेंगे 4 दूनी 8, एक बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20। ये बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 225। स्क्वायर हटाएंगे, 225 का वर्गमूल ये हो जाएगा 15। अपने लोगों से अगर पूछा जाता पहली संख्या बताओ, ये 15 यहां लगा देते 45 आ जाता। दूसरी संख्या बताओ, यही 15 यहां लगा के 60 आ जाता। दोनों संख्याओं का योगफल, तो योगफल ये 3x है, ये 4x है। तो योगफल टोटल अपने हिसाब से कितना बन रहा है भैया, 7x बन रहा है। और x की जगह अगर 15 लगा दोगे 105 आ जाएगा। उन संख्याओं का अंतर बताओ। ये क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है आपका। पहली संख्या पूछ सकता है एक टाइप, दूसरी संख्या पूछ सकता है दूसरा टाइप। दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, ये हो जाएगा आपका तीसरा टाइप। अब आप कहें दोनों का गुणनफल पूछ लेगा, अरे भैया गुणनफल तो दे ही रखा है। जो मासा और लासा का गुणनफल होगा वही पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होगा। एग्जाम में कई कॉन्सेप्ट सीख लो। एक तो ये जरूर सीख लो कि ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से दे रखा है तो और किस टाइप से आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन औसत का बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। 100% मानकर चलो कि आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 45 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है,
45 संख्याओं का औसत दे रखा है 39। उन्हीं 45 संख्याओं को बाद में पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया है। तो यहां पे कोई चीज लिखी हुई तो थी 65, लेकिन गलती से हमने उसे मान लिया है 56। सीधी बात है, हिसाब किताब कुछ गड़बड़ किया है आपने। किसी को 65 रुपए देने थे और 56 रुपए दे दिए, तो थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ कर दिया है। कितने का गड़बड़ किया है आपने? 65 रुपए देने थे, 56 रुपए दे दिए, तो सीधी बात है यहां पे 9 रुपए का हिसाब किताब गड़बड़ किया है। अब ये 9 रुपए, चूंकि औसत का मतलब होता है एक व्यक्ति की बात चल रही है, तो ये 9 रुपए कितने हिसाब किताब में गड़बड़ होंगे? 45 के। तो इसी 9 के लिए 45 से भाग कर दो, पॉइंट लगा के अगर हम यहाँ पे एक 0 लगा दें तो 45 दूनी कितना आ जाएगा? 90। यानी औसत अगर निकालेंगे इन 9 संख्याओं का, केवल 9 का, तो 0.2 आएगा। 39 तो पहले से था और 0.2 अब बढ़ जाएगा, तो टोटल औसत आएगा 39.2। 39.2 तीसरे विकल्प में है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे ये लिखा होता 56 को 65 मान लिया, तो भी आपने 9 रुपए गड़बड़ किए हैं, लेकिन तब 9 रुपए कम करने होते। अब 9 भाई 56 लिखा, 65 दे दिए किसी को, तो 9 रुपए उससे वापस लेकर आओगे, और वापस लाने का मतलब माइनस चिन्ह लेना पड़ता, फिर 0.2 पहले के औसत से कम करते। जब 0.2 कम करते तो फिर आंसर इसका कुछ और आता। सेम सवाल दो कॉन्सेप्ट पर हो सकता है, एक बड़ी संख्या सही है, छोटी गलत है। इसी क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं, छोटी संख्या सही होती, बड़ी संख्या गलत होती। तो हमने क्या किया, 9 रुपए हिसाब में गड़बड़, दोनों कंडीशन में 9 गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सही जो है वो ज्यादा है, तो औसत भी ज्यादा आएगा। अगर सही संख्या यहाँ 56 लिख दें तो सही वाली तो कम है, तो औसत पहले से कम होगा, यानी जो भी आंसर आपने निकाला है उसे घटाते। अब चूंकि सही संख्या बड़ी है तो फिर औसत जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपात 5 और 8 का तृतीय समानुपात का अनुपात कितना होगा? इसी में आपको दो कॉन्सेप्ट समझा दिए जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। पहले इन दोनों का आप मध्य अनुपात निकालो, 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपात। एक सवाल आपका ये बना। इसी क्वेश्चन को अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा 5 और 8 का तृतीय अनुपात। इसे अलग तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है 5 और 8 का तृतीय अनुपात, थर्ड रेशियो। दोनों ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाले हैं। केवल इतना क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि इनका मध्य अनुपात बताओ, या इतना आ सकता है इनका तृतीय अनुपात बताओ। हमसे क्या पूछा है, इसके मध्य अनुपात का एक आंसर होगा, इसके तृतीय अनुपात का एक होगा, दोनों का अनुपात बताना है। फिर तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही इसका मध्य अनुपात हो गया। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0, ये नीचे बन जाएगा 100। 16 को अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये 4 बनेगा, 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 बनेगा, और ये 10 और 10 100 बन जाएगा। इसे बाहर निकालेंगे तो ये 10 ही रहेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं 6 चौक 24/10, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर इसके लिए थोड़ा, ये तो रहा आपका मध्य अनुपात, इसे अगर भाग कर दें 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे इसके तृतीय अनुपात की। इसका तृतीय अनुपात कितना होगा? तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं? देखो, इसे पहली संख्या, इसे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को 2 बार लिखो, इसके नीचे पहली संख्या 1 बार लिखो। अब क्वेश्चन हमसे क्या, इसका मान जो बनेगा वो 64/5 बन जाएगा। तो हमसे पूछा है मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात बताना है।
यानी 24/10 और 64/5 का हमें अनुपात बताना है। अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में लिखा है तो आपको मालूम है उसे फ्रैक्शन से चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपनी मर्जी से यहां 10 से गुणा कर दें, यहां भी 10 से गुणा कर दें और यहां भी 10 से गुणा करें, तो देखो 10 से ये 10 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 24, और इसे 5 से कैंसिल करेंगे 2, तो ये 64 दूनी 128 आ जाएगा। अब 24 और 128 आपका ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है? अगर इसे 8 से हम डिवाइड कर दें तो ये 8 तियां कितना बन जाएगा 24, ये 8 एकम 8, 4 बचा 8 छंग 48, 3:16 इसका आंसर होगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर, 16 चक्रों में पहिया कितने मीटर की दूरी तय करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कोई भी जो पहिया होता है गोल होगा, इस तरह से वो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो 16 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? एक परिधि निकाल लो, उसी में 16 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। व्यास अगर 84 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो होगी r, वो 84 की आधी होगी, यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहिए की परिधि निकाल लो आप। पहिए की परिधि, परिधि का फार्मूला आपको अच्छे से याद है, 2πr होता है। जैसे ही आप 2πr का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2 ऐसे ही, पाई की जगह 22/7, 3.14 भी लगा सकते हैं, आर की जगह लगा देंगे 42, 7 से इसे भाग करेंगे, ये आ जाएगा 6, 7 छंग 42, सबकी अगर गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 में अगर 6 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 आ जाएगा। हमें क्या करना है? 16 चक्रों में बताना है, तो 16 चक्रों में क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए आप 16 से गुणा कर दो, अपना जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन में कहा है मीटर में बनाओ, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाना है 100 से भाग करना पड़ेगा। 16 चौक कितना होता है 64, 16 छक 96 और 6 हासिल के कितने हो जाएंगे 102, 10 हासिल, 16 दूनी 32 और 10 कितना होगा 42। 100 का मतलब भाग करने का मतलब होता है 2 के बाद दशमलव, 42.24। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के एक छिन्नक की त्रिज्याएं, छिन्नक जो होता है वो गिलास के टाइप का होता है। ये क्या है? एक छिन्नक है, हमें इसी का आयतन बताना है। छिन्नक के आयतन का फार्मूला आप भाई अच्छे से याद कर लो, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 और r2। यहां पे क्या होता है? ये h आता है भाई, यहां पे ये फार्मूला आप याद कर लो, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 r2। r1 कहते हैं ऊपर के सिरे की त्रिज्या को, r2 कहते हैं नीचे की सिरे की त्रिज्या को, और h कहते हैं इसकी ऊंचाई को। इसे h मान लो, इसे r1 मान लो, इसे r2 मान लो। जैसे ही यहां वैल्यू पुट करोगे, 1/3 लिखो, पाई की जगह पर 22/7, h की जगह पर 10.5, r1 की जगह 5 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, इधर 5 गुणा 3। केवल कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर ये दशमलव यहां से हटा दें तो नीचे एक 0 आ जाएगा। 7 से अगर देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 से ये जाएगा 15 पर, 3 से ये 5 पर, 5 से ये 2 पर, 2 से ये 11 पर, इधर बचा 11, ये बन जाएगा अपना 25, ये बन जाएगा 9
और ये बन जाएगा 15। 25 और 15 40 और 9 49 हो जाएंगे। 11 और 49 की गुणा कितनी होगी? 11 नेम 99, 11 चौक 44 और 9 53, 539, जो कि पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 12 और 13 सेंटीमीटर की इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज की पहली भुजा को ए कह दूं, दूसरी भुजा को बी कह दूं, तीसरी भुजा को सी कह दूं। सबसे पहले एस का मान निकालोगे। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा या त्रिभुज का अर्ध परिमाप। 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 और 1 2 और 1 3। 36 का आधा कितना होता है? 18। त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छे से याद कर लो। जब तीनों भुजाएं पता हो और समकोण त्रिभुज ना हो तो इसे हीरोन का सूत्र कहते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस लिखा है वहां पर क्या लगा देंगे अपने लोग? एस की जगह 18। 18 में से पहली भुजा कम करोगे 11, 18 में से 12 कम करोगे और 18 में से 13 कम करोगे। इसे अगर और कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 ऐसे ही, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 5। इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। 18 को अपने लोग लिख सकते हैं 6 गुणा 3, ये 7 ऐसे ही, ये 6 ऐसे ही, ये 5 ऐसे ही। अगर इसे रूट से बाहर निकालें तो देखो, एक 6 ये है, दूसरा 6 ये है। 2 बार अगर रूट में लिखा है तो वो बाहर जाके 6 बन जाएगा। 5 सत्ते 35, 3 105, ये रूट में ही रहेगा। 6 अंडर रूट 105, ये इसका आंसर होगा, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार ए और एक कार बी, उसकी जो चाल है उसका अनुपात दे रखा है 3:5। अब हमसे कहा है अगर कार ए जो है वो 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी जो है इतनी दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगाएगी? कार अगर ए की बात करें, फार्मूला क्या होगा? कार ए की चाल निकाल लो। चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 450, समय कितना है? 15। इसे 15 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 30 घंटे। एक ही चाल 3 है तो 3 अनुपात किसके बराबर है? 30 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 10 के। अब हमसे तो चूंकि बी की बात कर रहा है तो 5 किसके बराबर होगा? 50 के। यानी बी की चाल कितनी हो जाएगी? 50। तो इतनी दूरी तय करने में बी को कितने घंटे का समय लगेगा? समय बराबर फार्मूला होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 2500 और चाल कितनी है? 50। एक जीरो से ये 5 से इसे काटेंगे 50 पर। 50 घंटे का समय लगेगा, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल बी जो है उसी टंकी को 16 घंटों में भर सकता है। सी जो है वो 24 घंटों में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो ए है वो 12 घंटे लगा रहा है, बी है वो 16 घंटे लगा रहा है, और सी जो है वो 24 घंटों में इसे खाली कर रहा है। खाली का मतलब है ये भर नहीं रहा है, बाकी के दोनों लोग भर रहे हैं, ये उसे खाली करने पे। तो टंकी की क्षमता कितनी होगी? अगर ऐसे सवाल आप लोग जब वर्क वाले टॉपिक पर पहुंचते हैं तो कुल काम के नाम से जानते हो। तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 12, 16 और 24 का एलसीएम होता है 48। 48 के लिए ये 12 की स्पीड से कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 4 होगी। 16 की स्पीड से कर रहा है तो 3 होगी, क्योंकि 16 3 48। 24 की स्पीड से कर रहा है तो इसकी क्षमता होगी 2।
लेकिन इसकी माइनस में होगी। अब क्या कहा है, नल सी उसे 24 घंटों में खाली कर सकता है। ए बी सी वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। यदि पहले बी नल खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। ये कितने घंटे का समय पूछा है। वैकल्पिक का मतलब है पहले ए खोल दो, फिर बी खोलो, फिर सी खोलो, ऑप्शन से खोले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बी खोला जा रहा है। तो अगर पहले बी खोल रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले नंबर पे खोल रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्या होगा, सी खोला जाएगा, और तीसरे नंबर पर क्या होगा, ए खोला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है पहले बी खोला जाता है। तो 1 घंटे में अगर आपसे कहा जाए ये तीनों लोग अगर एक साथ खोले जा रहे हैं, पहले बी खोला है फिर सी, तो एक साथ कितना काम हो रहा होगा। तो कुल जब ये एक साथ कर रहे होंगे, 4 ये और 3 ये, 7, और 7 में से 2 कम कर दोगे, कितना बचेगा अपना, 5 काम करेंगे ये, या 5 यूनिट काम करेंगे, ये कह सकते हैं। काम हमारे पास कितना है, 48 है, क्योंकि पहले हमें बी खोलना है। इसका जो यूज होगा, ये लिखा है पहले बी खोल रहे हैं, इसका यूज सिर्फ लास्ट में होगा। अगर पहले ए खोला जाता तब भी लास्ट में करते, यानी एक साथ मिलकर अगर ये एक साथ खोल दें तो ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 1 घंटे इसे खोला होगा, 1 घंटे इसे, 1 घंटे इसे, यानी ये टोटल काम जो 5 कर रहे हैं, ये कितने घंटे में कर रहे हैं, ये 3 घंटे में कर रहे हैं। 3 घंटे में ये कितने यूनिट का काम कर रहे हैं, 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 48 के लिए अगर 5 से भाग कर दें तो लगभग इसके आसपास पहुंचना है। 5 से भाग करेंगे तो 9 दिन लग रहे हैं, या 9 यूनिट बच रहा है। 5 ने 45 होता है, काम हमारे पास 48 था। अब जब 5 से इसे भाग करेंगे तो 9 दिन कह लो, या घंटे का सवाल है तो 9 घंटे लग रहे हैं। लेकिन ये 5 काम कर कितने में रहे थे, 3 घंटे में, तो 9 गुणा 3 का लगेगा, यानी 27 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और काम यहाँ पे कितना बच रहा था जब हम इसे भाग कर रहे थे, तो 3 काम जो बचा है उसे कौन करेगा, क्योंकि एक एक शिफ्ट पूरी हो गई। अब बी से ये 3 काम करवाएंगे, तो बी कितना समय ले रहा है, बी 3 काम को 1 घंटे में कर देगा। तो 27 ये प्लस 1 काम ये कौन करेगा, बी से कराएंगे जब, तो यहां 1 घंटा और लगेगा, यानी 28 घंटा जो है वो टोटल आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है। भाई एक पिता ले लो और एक पुत्र ले लो। पिता जो है वो पुत्र की उम्र का 3 गुना है। अगर इसकी उम्र आप x मान रहे हो तो इसकी 3x मानोगे। क्लियर है इतना। 3 वर्ष पहले जब भी आप कभी उम्र का सवाल करते हो, आज आपसे कहा जाए कि 50 साल पहले, तो सीधी सी बात है, जो भी आज समय है उससे 50 साल पहले की बात चल रही है। पहले वाले सवाल में 50 साल घटा दो आज की उम्र में। अगर आप आज 20 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के होगे, 20 में से 5 कम करोगे। अगर आप 10 साल के हो आज और 1 साल के बाद पूछा जाए, अब 1 साल जोड़ोगे, भाई 1 साल बाद 11 साल के हो जाओगे। तो आज व्यक्ति कितने का है, 3x का है, और हम बात कर रहे हैं 3 साल पहले की, तो 3 साल यहां से कम करो। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 साल यहां से कम करो। लेकिन जब ऐसा कर रहे हैं तो जो पहले पिता की आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 4 गुने से 3 कम हो जाएगी। इसे कैलकुलेट करेंगे, 3x माइनस 3 ऐसे ही 4 की अंदर गुणा करेंगे 4x, और 4 तिया 12, ये -3 ऐसे ही। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस x को इसके पास लाएंगे, जब इधर लाएंगे ये माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा -12। 3x में से 4x कम करोगे 1x, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का 1x बचेगा, x बराबर आ जाएगा 12। हमसे क्या पूछा है, देखो अगर पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है पिता की आयु बताओ, तो भैया पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अगर ये 12 यहां लगा देंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगी।
पुत्र की कितनी हो जाएगी, तो 12 यहां लगा दो। दो सवाल तो इस टाइप से आ सकते हैं कि केवल पिता की उम्र बताओ तो 36 आंसर, केवल पुत्र की उम्र बताओ तो 12 आंसर। पूछा क्या, दोनों की आयु का औसत बताना है। 36 और 12 का औसत बताएंगे तो कितना आएगा, दो संख्याओं का अगर औसत बताना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दो। 36 और 12 कितना होगा, 48, और 48 को अगर 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा अपना 24। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने एक वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश किया। रामू ने कुछ महीने बाद 6,000 रुपए का निवेश करके उसके साथ शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में राम और रामू को जो लाभ हुआ है वो 4:3 में हुआ है, तो रामू कितने महीने के बाद शामिल होगा। भाई दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक रामू, इन दोनों को जो लाभ हो रहा है, पहले कौन लिखा है, राम, तो सीधी सी बात है इसे 4 का लाभ हो रहा होगा, इसे 3 का लाभ हो रहा होगा। और जो लाभ होता है वो किस तरह से होता है, लाभ का मतलब जो भी आपने रुपए लगाए हैं उसमें और कितने समय तक लगाए हैं इसमें। तो अगर यहाँ पे हम अनुपात को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 4:3, 4 लाभ किसे हुआ है, राम को, जबकि राम ने क्या किया है, 4,000 रुपए का निवेश किया है एक वर्ष के लिए, यानी 12 महीने के लिए। और रामू ने कितने का निवेश किया है, 6,000 रुपए का। कितने टाइम के लिए किया है ये पता नहीं है, तो एक्स मान ले रहे हैं। एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, तीसरे जीरो से ये, 6 से इसे कैंसिल करेंगे 2 पर आ जाएगा। अब यहां देखिए 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1/3 और यहां बचेगा 2/x। क्रॉस मेथड लगाएंगे यहां पे तो x बराबर आ जाएगा 6 महीना। 6 महीने के बाद शामिल हुआ होगा। फिर ये अपना आंसर है। बहुत अच्छे चुने हुए प्रश्न मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। चाय की कीमत में 15% की कमी से, अगर चाय की कीमत 15% कम कर दी तो एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलो अधिक चाय खरीदता है। तो चाय की घटी हुई कीमत हमें प्रति केजी में बतानी है। घटी हुई का मतलब अब कितनी कीमत है ये बताना है। तो घटी हुई कीमत जो आप बताएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार इस टाइप के सवाल को सीख लो, कभी भूलोगे नहीं। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, 272 रुपए की वो सौदा पहले भी खरीद रहा होगा और आज भी खरीद रहा है, बस फर्क इतना है 272 रुपए में अब 2 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है या चाय खरीद रहा है, जो भी है। लेकिन ये 272 कब ज्यादा खरीद रहा है, जब 15% की कमी हो गई। यानी 15 की कमी, पहले तो 100 थी कीमत, अब उसमें 15 की कमी हो गई, तो ऐसा करने से वो 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है। इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, आपका आंसर आ जाएगा। यही कहा होता 15 की कमी है 3 किलो अधिक खरीदे, यहां 3 आ जाता। 100 पे 15 की कमी, ये रहा 272 रुपए, वो पहले भी कर रहा है आज भी कर रहा है, जो भी कमी या ज्यादा जितने किलो कर रहा है वो नीचे आ जाएगा। बस सेम कॉन्सेप्ट है, इसे लगा दो। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर। कैलकुलेट कर लो इसके लिए, बस जब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 36, 15 और 36 की अगर गुणा करेंगे, 15 छक 90, 15 तिया 45 और 9 54, 15 एकम 15 और 5 20। इसके लिए 100 से भाग करोगे, 2 के बाद दशमलव लगा दो, 20.40 या 20.4। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार, एक एक बच्चा जानता है ये सवाल पेपर में रखा हुआ है। ये सवाल का मतलब है इस टाइप का, यहां नंबर बदले हुए आ सकते हैं। बेईमान दुकानदार इस समय बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। किसी वस्तु को लागत मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, यानी वस्तु की जो कीमत थी उस पर 11% की हानि पर बेच रही। तो अगर सीपी 100 रुपए है तो वो इसे बेच कितने में रहा है, 89 रुपए में बेच रहा है।
भाई तभी तो उसे 11 की हानि होगी, 11% की हानि होगी। लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा ये हमें बताना है। अब 22% कम वजन का उपयोग करता है तो मतलब इसका ये हुआ, वो बेच तो 100 रहा है लेकिन एक्चुअल में 100 नहीं दे रहा है। कितना दे रहा है, 22% कम वजन कर रहा है, यानी 78 दे रहा है। यहां क्या हो रहा है, 22% कम वजन। एक तरह से यही तो हुआ कि भैया 22% कम वजन का मतलब हुआ आप 100 किलो चीज बेच रहे हो लेकिन 100 किलो दी तो नहीं है, 22 कम दे रहे, 78 दी होगी। 100 में से 22 कम कर दो, 78 आपका आंसर। बस इसी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 100 से तो पहले 100 उड़ा दो, इसका मतलब ये हुआ 78 रुपए की चीज आप 89 रुपए में अगर बेच रहे हो तो एक चीज बिल्कुल क्लियर, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, अगर 78 रुपए की चीज 89 में बेच रहे हो, यहां से जो आपको लाभ होगा वो कितने रुपए का होगा, 9 में से 11 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 78 पे, परसेंटेज निकालेंगे 100 पर। मान ले रहे हैं अगर ये 77 होता तो 11 सत्ते कितना हो जाता, लगभग लगभग 7, 100/7 लगभग में चल रहा है तो 100/7 का मतलब तो सीधे सीधे 14 दशम पूरा हो जाता, 14 दशमलव कुछ आपका आंसर है। और एकमात्र विकल्प है 14.1, तीसरा, ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का 200/3% भाग को x% के लाभ पर बेच रहे हैं, शेष भाग को 12.5% की हानि पर बेच रहे हैं, उसे कुल 8% का लाभ होता है तो x का मान कितना है। देखो 200/3% का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लो, 200/3 गुणा 100, यानी बिल्कुल सीधे सीधे इसे हम 2/3 कह सकते हैं। 2/3 का क्या मतलब है, दो भाग को हम क्या कर रहे हैं, x% के लाभ पर बेच रहे हैं। दो भाग क्या कर रहे हैं, x% के लाभ पर, और जो एक भाग है उसे क्या कर रहे हैं, 12.5% की हानि पर बेच रहे हैं, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ऐसा अगर कर रहे हैं तो टोटल जो 3 भाग है उसमें क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है, यहां पे भी प्लस लगा दो। तो दो भाग अगर हम यहां कर रहे हैं तो ये अपना आ जाएगा 2x, एक भाग पे हानि हो रही, गुणा करेंगे तो ये माइनस का 12.5% आपका क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और इधर अपना क्या बन जाएगा, 8 3 24। इधर देखिए ये दोनों भी 24 के ही तो बराबर होंगी भाई, दो भाग पर हमें फायदा हुआ, एक पर नुकसान हुआ, ओवरऑल हमें फायदा हुआ है 8% का। तो इधर हमारे हिसाब से 24 बन रहा है तो ये भी तो 24 के ही बराबर होगा, दोनों का जोड़, यानी 2x माइनस 12.5 बराबर 24। ये 12 रुपए 50 पैसे अगर इधर लाओगे तो 2x बराबर बन जाएगा 24 और 12 36.5, यानी 36 रुपए 50 पैसे। अगर इसके लिए 2 से कैंसिल करोगे, 36 को काटेंगे 18 और 50 पैसे को काटेंगे तो 25 पैसे, 18.25, यानी तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य क्रय मूल्य अधिक और कम, ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में मिलेगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 75% अधिक है। अगर ये 100 है तो इससे 75% अगर अधिक करोगे तो ये 175 हो जाएगा। कब होगा, जब 75% प्लस करेंगे, ठीक है। फिर कहा है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे रहे हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, 40% का डिस्काउंट देना है। अगर यहां 40% का डिस्काउंट दे रहे हो तो चीज रहे कितने की जा रही है, 60% की, तो 175 का आप 60% सीधे निकाल लो, कितना आ जाएगा। देखो जब 60% निकालेंगे, एक जीरो से ये गया,
5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से डिवाइड करेंगे 5 तियां 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे 3 पर, 35 तियां 105। हमसे क्या पूछा, तो लाभ का परसेंट बताओ। भाई 100 रुपए की चीज आपने खरीदी थी, 175 उसके ऊपर लिखा हुआ था, बेची कितने में है, 105 में। अब ये बताओ 100 की चीज अगर 105 में बेची है तो 5% का ही तो लाभ होगा, और 5% जो है वो पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, दो मिश्र धातुओं में सोना और जिंक है जिसका रेशियो इतना है। पहली मिश्र धातु ये है, दूसरी मिश्र धातु ये मान लो। इसमें क्या है, सोना और जिंक किस रेशियो में है, इसमें है 5 और इसमें है 6। इसमें किस रेशियो में है, इसमें है 3 और 5, 3 और 5। पहले वाले में कितना है, 242। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना होना चाहिए, 242। इन दोनों को अगर जोड़ें तो कितना होना चाहिए, 144। तो 5 और 6, 11 अनुपात किसके बराबर है, 242 के बराबर है। 1 अनुपात 11 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात किसके बराबर, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 अनुपात 22 के बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट देखो, 5 और 3 कितना हो गया, 8 अनुपात किसके बराबर है, 144 के। 1 अनुपात किसके बराबर है, अगर 8 से भाग करेंगे तो ये 8 एकम 8, 6 बचा, 8 अट्ठू 64। अब 1 अनुपात अगर 22 का है तो इधर 5 अनुपात कितने का होगा, 22 और 5 की गुणा करेंगे 110। इधर 6 अनुपात कितने का होगा, 22 छक 132 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, 1 अनुपात कितने का, 18 तियां 54 का होगा, और इधर 18 पंजे कितने का आ जाएगा, 90 का। अगर इसे जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये अपना कितना बनेगा, 110 और 54 कितना होगा, 164, और इधर कितना होगा, 132 और 90। अगर पूरा 100 होता तो 232, अब ये 222 हो जाएगा। यही अपना आंसर है। अगर इसे 2 से कैंसिल कर दें, 2 से हो भी रहा है, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये 111, यानी 82 अनुपात 111 पहले ऑप्शन में है। बस हो गया, सबकी यूनिट निकालना था और कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3.5 वर्षों में इतने रुपए हो रही है, 6 वर्षों में 9,472 रुपए हो रही। तो वह राशि कितनी थी। आपने कुछ भी रुपए मान लो ब्याज पर दिए, ये रुपए 3.5 वर्षों में कितने हो रहे हैं, 8,192, और यही रुपए 6 वर्षों में कितने हो रहे हैं, ये 6 वर्षों में 9,472 हो रहे हैं 6 वर्ष में, और ये 3 वर्ष 0.5 वर्ष में। तो अगर यहां से ये क्वेश्चन किया जाए कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, तो 6 में से 3.5 कम कर दो तो ये अपना आ जाएगा 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष में कितना रुपया हो रहा होगा, 9,472 में से 8,192 कम कर दो। जैसे ये करेंगे 9,472, ये हो जाएगा 8,192, 2 में से 2 जाएगा 0, यहां से 2.5, 17 में से 9 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1। 1,280 रुपए कितने में हो रहा है, 2.5 वर्ष में। अगर इसी को 2.5 से भाग कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा 1 वर्ष में। जब देखो इसे हटाएंगे, ये 0, 25 से भाग कर रहे हैं तो ये 25 पंजे कितना होगा, 125, 3 बचा, 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 512 रुपए। x रुपया ब्याज पे दिया और 3.5 साल के बाद वो इतने रुपए हो गए, या ये कह लो कि x रुपया ब्याज पर दिया और वो 6 साल के बाद इतने हो गए।
तो 6 साल के बाद इतने हुए हैं, तो आपको बताना है 6 साल का ब्याज कितना होगा। अगर 6 वर्ष का ब्याज आप निकालोगे, 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का कितना है 512, 512 में अगर 6 से गुणा करोगे तो ये होगा 12 छंग 72 और 6 पंजे 30, 3072। जबकि एक्चुअल में वो रुपए कितने हो गए 9472। तो आपको एक्स की वैल्यू अगर बतानी है, ये 6 साल का ब्याज है 9400, एक साल का ब्याज 512 रुपए था, 6 साल में वो रुपए एक्स रुपए ब्याज पे दिए और इतने हो गए, तो रुपए दिए कितने होंगे, इस रुपए में ब्याज भी जुड़ा है, यानी इस रुपए में से अगर इतना कम कर दें आपको पता लग जाएगा। 9472 में से 3072 कम कर दूं तो ये आ जाएगा 0046, 6400 आपका आंसर होगा और वो दूसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज में इतने छात्रों के लिए 33 दिनों के लिए खाने का सामान है। अगर प्रत्येक छात्र को इतने ग्राम की दर से सामान दिया जाता है तो 80 छात्र और आ जाए। अब प्रत्येक छात्र को 80 ग्राम की दर से सामान दिया जाता है तो सभी सामान कितने दिनों के लिए है। MDH का कॉन्सेप्ट लगाओगे, पहले बच्चे कितने थे 250, कितने दिन के लिए हो रहा था 33, एक क्वांटिटी कितने की थी 128 की। दूसरी स्टेप में क्या किया, 80 छात्र और आ गए, 250 पहले से थे, ये 330 हो जाएंगे। अब सामान उसे कितना दे रहे हैं 80 ग्राम, ये तो दर नीचे ही आएगी। कितने दिन के लिए होगा, दूसरे कॉन्सेप्ट में दिन मान ले रहे हैं डी, और कितनी क्वांटिटी होगी ये 80, इसे कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 33 से 33 गया, इस 8 से इसे कैंसिल करेंगे, जब देखो इस 8 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, ऊपर बचेगा 250 बटे 16 और इधर बचेगा डी, यही आंसर होगा। अगर इसे 2 से कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे ये 125 और 2 से काटेंगे ये 8, यानी 125 बटे 8 आपका आंसर होगा। आज की इस क्लास में आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया है। आपका स्कोर कितना रहता है ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और इस पूरी PDF फाइल को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।